तो गाइस जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर, जो हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया था। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट क्या होता है। हम आज की वीडियो का टॉपिक डाल देते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। पावर फैक्टर क्या इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में हम बेसिकली करते क्या हैं कि जो हमारा करंट, जो सर्किट हमारी लैगिंग करंट फ्लो कर रही होती है, जिसकी वजह से सर्किट का पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है। ये वोल्टेज है, ये सर्किट में कोई करंट आई करंट फ्लो कर रही तो 5 डिग्री लैग कर रही है। अब हम क्या करते हैं कि कोई ऐसी डिवाइस सर्किट में कनेक्ट करते हैं जो सर्किट में लीडिंग करंट फ्लो कराती है। लीडिंग करंट फ्लो कराने से क्या होता है कि जो हमारी लीडिंग करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। वो लीडिंग करंट हमारी सर्किट की लैगिंग करंट को या तो पार्शियली या टोटली न्यूट्रलाइज कर देती है, जिससे हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। हमारी बाद की करंट होती है। बेसिकली हम कोई एक लीडिंग पावर फैक्टर डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं सर्किट में। लीडिंग पावर फैक्टर डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं सर्किट में। जो पार्शियली या कंप्लीटली जो हमारी लैगिंग करंट के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। द इफेक्ट ऑफ लैगिंग करंट, जो हमारी सर्किट में लैगिंग करंट फ्लो कर रही है ड्यू टू RL हमारा लोड है। तो इसके कई मेथड होते हैं। अब जैसे सर्किट में लीडिंग करंट फ्लो कराने के लिए हम कई डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। उनमें से एक डिवाइस है, एक मेथड हमारा स्टैटिक कैपेसिटर मेथड। चूँकि हमें पता है कि कैपेसिटर, जब किसी एक सर्किट में कैपेसिटर करंट करती है तो कैपेसिटर की जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। और सेम यही हम दूसरा एक हमारा मेथड है कि अब सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज कर सकते हैं सर्किट में लीडिंग करंट फ्लो कराने के लिए, सिंक्रोनस कंडेंसर। और तीसरा हमारा मेथड है कि फेज एडवांसर का भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम सर्किट में एक लीडिंग करंट फ्लो कराएंगे, जो हमारी लैगिंग करंट है उसे पार्शियली या कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगी। स्टैटिक कैपेसिटर मेथड हम पढ़ेंगे। स्टैटिक कैपेसिटर मेथड में क्या करते हैं कि हम एक स्टैटिक कैपेसिटर को सर्किट RL सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने इसका फिगर बनाने जा रहे हैं हम। ये हमने एक कैपेसिटर को सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। इसमें सपोज कर ली इस ब्रांच में IC करंट फ्लो कर रही है, इसमें I करंट फ्लो कर रही है, और ये I डैश करंट ड्रॉ कर रहा है। यहाँ पर B वोल्टेज है। I जो करंट है वो हमारी पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की पहले की करंट है, और I डैश करंट जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के बाद की करंट है। तो हम जब इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो रेफरेंस पर हमने यहाँ पे सर्किट की वोल्टेज V को मान लिया है। पहले जब पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के पहले जो सर्किट में करंट फ्लो कर रही थी वो I करंट ये है। फिर जब हमने सर्किट में जो वोल्टेज से 5 डिग्री लैग कर रही है, जब हमने सर्किट में कैपेसिटर लगा दिया है तो कैपेसिटर की करंट जो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। कैपेसिटर वाली ब्रांच प्योरली हमारी कैपेसिटिव नेचर की है, तो 90 डिग्री लीड कर कैपेसिटर करंट वोल्टेज से। अब जो हमारी रिजल्टेंट करंट होगी I डैश, वो I और IC का फेजर सम होगी। तो I और IC का फेजर सम निकालने के लिए IC के पैरेलल यहाँ पे I पे हम एक पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे IC के पैरेलल, और I के पैरेलल IC से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। फिर जो हमारा जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को वो पॉइंट से मिला देंगे, तो हमारी रिजल्टेंट करंट आ जाएगी जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के बाद सर्किट में फ्लो कर रही है। ये एंगल मान लीजिए लेट्स सपोज 5-2 है, और यहाँ पे सर्किट से दिख रहा है कि 5-2 एंगल है लेस देन है 5-1 के। मतलब जब एंगल कम होगा तो कॉस की वैल्यू बढ़ जाएगी, ग्रेटर देन होगा कॉस 5-1 के। ऐसे पावर फैक्टर इम्प्रूव कर जाएगा। तो यहाँ पर देखें कौन कौन सी क्वांटिटीज चेंज हो रही कि नहीं। अब ट्रायंगल कर देते हैं, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है। हम यहाँ पर देख रहे हैं ट्रायंगल OAB में जो हमारी OA होगी, OA क्या होगी, जो I डैश फ्लो कर रही है I डैश कॉस
phi2। और फिर ट्रायंगल हम देख रहे हैं, ट्रायंगल ओ ए सी में जो ओ ए होगी वो क्या होगी, आई कॉस phi1। अब इक्वेशन 1 और 2 में ओ ए, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगी, तो जो हमारा पावर फैक्टर निकल के आएगा कि आई डैश कॉस phi2 इक्वल हो जाएगा आई कॉस phi1 की। यानी पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के बाद जो हमारा एक्टिव कंपोनेंट होता है करंट का वो सेम रहता है, एक्टिव कंपोनेंट सेम रहता है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। अगेन ट्रायंगल ओ ए बी में हम देखेंगे, ओ ए बी में क्या होगा, जो हमारा ए बी होगा, ए बी क्या होगा हमारा, ए बी जो हमारा आई, ओ ए बी में आई डैश है, जो हमारा आई डैश का वर्टिकल कंपोनेंट, यानी हमारा वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन phi2, आई डैश साइन phi2, वही देख रहे हैं। और फिर अगेन ट्रायंगल ओ ए सी में, ओ ए सी में ए सी क्या होगा, ए सी जो हमारा होगा, ए सी ये आई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो हमारा आई है, ओ सी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो हमारा हो जाएगा, ओ सी क्या है, हमारी आई है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आई साइन phi1, यहाँ से हो जाएगा। और देख रहे हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो दोनों सेम नहीं है। जो हमारा ए सी है, ए सी किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी। और पैरेललोग्राम से दिख रहा है जो हमारा आई सी है, आई सी किसके इक्वल है, बी सी के। यहाँ से पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम, ये जो आई सी है वही यहाँ पर शिफ्ट हुई है। जो हमारी जो बी सी है वो आई सी की इक्वल होगी। तो यहाँ पर रख देते हैं, ए सी की वैल्यू क्या है, आई साइन phi1 इज इक्वल्स टू ए बी क्या है हमारा, आई डैश साइन phi2 प्लस, और बी सी क्या है हमारा, आई सी। यानी जो हमारी जो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है करंट का, वो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के बाद जो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है वो घट जाता है, आई डैश साइन phi2 कितना घट जाता है, जो हमारा आई साइन phi1 है, और जो हमने आई सी करंट सर उसमें कैपेसिटर में फ्लो कर रही है उसको अगर उससे घटा दें तो उतना ही कम हमारे में रिएक्टिव कंपोनेंट करंट का फ्लो करता है। अभी हमने स्टैटिक कैपेसिटर मेथड पढ़ा था, जिसमें सर्किट में एक आईसी करंट फ्लो करती है जो सर्किट की करंट, लैगिंग करंट को या पार्टली या कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देती है। अब वही सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, एक सिंक्रोनस मोटर होती है, जब इसे हम व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट नो लोड विथ ओवर एक्साइटेशन, जब हम एक सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पर ओवर एक्साइटेशन पर ऑपरेट करते हैं तो इसमें से एक लीडिंग करंट फ्लो करने लगती है, तो फिर इसी मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है। ठीक है, अब सिंक्रोनस कंडेंसर की यूज करके हम पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव करते हैं वो यहाँ बताया गया है। जैसे ये 3 फेज एक लोड है, ये 3 फेजेस हैं आर वाई भी, ये सिंक्रोनस कंडेंसर जुड़ा हुआ है लोड में हमारे। पहले जो सिंक्रोनस कंडेंसर लगाने से पहले या पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने से पहले फ्लोइंग करंट जो सर्किट में थी वो आई एल है। सिंक्रोनस करंट लगाने के बाद, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के बाद सर्किट में आई करंट फ्लो करने लगी है, और जो सिंक्रोनस कंडेंसर की करंट है वो आई एम करंट है। अब यहाँ पर इसी का फेजर डायग्राम दिखाया गया कि कैसे इंप्रूव कर रहा है पावर फैक्टर को। पहले हमने ये ओ ए बी सी नेमिंग कर दी है। ओ ए हमने एक रेफरेंस वेक्टर ले लिया है, रेफरेंस फेजर ले लिया है जो वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर जो ओ सी है, उसी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के पहले की करंट आई एल जो कि वोल्टेज से 5 डिग्री लैग कर रही है। अब हमने जब सिंक्रोनस कंडेंसर लगाया है सर्किट में तो एक लीडिंग करंट सिंक्रोनस कंडेंसर प्रोड्यूस करता है। लीडिंग करंट कौन सी है, आई एम। अब जो सर्किट में अब जो करंट फ्लो करेगी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के बाद, वो करंट कौन सी होगी, आई का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आई एम, और आई एल का फेजर सम निकाल के आई का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वही क्या है, आई एम की पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी और आई एल की पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, उन दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट को यहाँ से मिला दिया है, तो रिजल्टेंट करंट हमें आई मिल गई है जो कि वोल्टेज से 5 डिग्री लीड कर रही है, लैग कर रही है। अब 5 दिख रहा है सर उसमें फेजर में कि 5 है जो है हमारा 5 से कम है। 5 अगर 5 से कम है तो cos 5 ज़्यादा हो जाएगा cos 5 से, यानी पावर फैक्टर जो बाद का पावर फैक्टर होगा वो बढ़ जाएगा। इस तरीके से सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता है। इसके कई एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होते हैं कि हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है इसकी, और इसके डिसएडवांटेज क्या है कि कंसीडरेबल लॉसेज इन मोटर, क्योंकि आप मोटर यूज कर रहे हैं तो मोटर को एक्साइटेशन करंट की भी ज़रूरत होती है तो उससे लॉसेज होते हैं।
अब मोटर यूज कर रहे हैं तो उसमें नॉइज भी प्रोड्यूस होती है, वो भी इसका एक लॉस है। और मोटर जब यूज कर रहे हैं सिंक्रोनस कंडेंसर तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होती है। ये इनकी 3 डिसएडवांटेज हैं और एक एडवांटेज है हाई थर्मल स्टेबिलिटी। डिसएडवांटेज क्या है? हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रोड्यूस नॉइसेज और कंसीडरेबल लॉसेज इन मोटर। वो नॉइस प्रोड्यूस करती है ना मोटर, वही है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है। ये हमने 2 मेथड पढ़े पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के, वही हम तीसरा मेथड पढ़ेंगे फेज एडवांसर। फेज एडवांसर क्या करता है कि जो हमारे जिस वजह से जो सर्किट में लैगिंग करंट फ्लो कर रही है वो उसको इम्प्रूव करता है। मतलब जैसे हम सर्किट में लैगिंग करंट क्यों फ्लो करती है, क्योंकि उसमें फ्लक्स डेवलप करना पड़ता है हमें। अगर मोटर यूज कर रहे हैं या ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, सारे लैगिंग लोड होते हैं तो इनमें फ्लक्स डेवलप करना पड़ता है। फ्लक्स डेवलप करने के लिए एक मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करती है, जो IM होती है मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करती है, इसी वजह से जो हमारी करंट है वोल्टेज से लैग करने लगती है, करंट वोल्टेज से लैग करने लगती है। अब इस चीज़ ना हो इसलिए फेज एडवांसर का यूज करते हैं। ऐसे आप मोटर या जो भी हमारी इक्विपमेंट है उसकी शाफ्ट पर माउंट कर देते हैं, और ये फेज एडवांसर क्या करता है, एक्साइटेशन करंट खुद से दे देता है मोटर या उसको, जो वो लोड से नहीं लेती है। क्योंकि अगर वो लोड से लेगी तो अगेन वो करंट को लैग करा देगी। करंट को लैग कर नहीं करा, इसीलिए हम जो उसकी मैग्नेटाइजिंग करंट है वो फेज एडवांसर की हेल्प से दे देते हैं। और मैग्नेटाइजिंग करंट जब फेज एडवांसर की हेल्प से मिल जाएगी तो वो अगेन उसका पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाएगा, क्योंकि वो अब मैग्नेटाइजिंग करंट की उसकी ज़रूरत नहीं है, वो रीजन को कॉज कर देता है। दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड, जो अभी बताया वही चीज़ लिखना है, टू प्रोवाइड एक्साइटिंग एम्पियर टर्न, मतलब एक्साइटिंग करंट, टू प्रोवाइड एक्साइटिंग एम्पियर टर्न टू द रोटर सर्किट। जो हमारी रोटर सर्किट है वही जनरेटर, मोटर एट्सेट्रा, रोटर सर्किट। और अगर हम इसे प्रोवाइड करेंगे बाय प्रोवाइडिंग मोर एम्पियर टर्न्स, जो हमारी जो इंडक्शन मोटर है इंडक्शन मोटर को हम ऑपरेट कैन बी ऑपरेटेड एट लीडिंग लोड। मतलब वही है, जब हम उसमें लैगिंग करंट जो जिस वजह से फ्लो कर रही है उस चीज़ को नहीं होने देंगे तो उसमें लीडिंग पावर फैक्टर पे वो वर्क कर सकती है हमारी इंडक्शन मोटर, तो करंट को लैग नहीं कराएगी। मैग्नेटाइजिंग करंट हम फेज एडवांसर की मदद से दे देंगे। बस यही होता है फेज एडवांसर। सेम कैलकुलेशन और वो सब सेम रहेगा हमारा, और सब में जैसा रहा था फेजर डायग्राम वो सब सेम रहेगा। अभी हम क्या पढ़ेंगे, पावर ट्रायंगल क्या होता है। पावर ट्रायंगल क्या होता है, पावर ट्रायंगल क्या होता है, जो हमें पता था कि जो बेस पर रहता है हमारा किसी भी कोई भी कंपोनेंट, वो क्या एक्टिव कंपोनेंट रहता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के पहले का, जो पहले का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये KVAR2 है। और ये हमारी पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के पहले अपरेंट पावर है, यानी अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जो बेस पर रहता है वो एक्टिव पावर रहती है, परपेंडिकुलर पर रिएक्टिव पावर रहती है, और हाइपोटेन्यूस पर हमारी अपरेंट पावर रहती है। बेस पर एक्टिव पावर KW में दिखाई गई है, और परपेंडिकुलर पर रिएक्टिव पावर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के पहले जो थी KVAR1, ये 5 ∠1 मान लिया है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के पहले का एंगल। और KVA1 पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के पहले की अपरेंट पावर है। जब पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो जो हमारा 5-2 एंगल होता है वो लेस देन होता है 5-1 से, तो 5-2 इज लेस देन 5-1, ये 5-2 इज लेस देन 5-1। और जो हमने अभी पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले की पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के बाद जो हमारा एक्टिव कंपोनेंट होता है वो सेम रहता है और रिएक्टिव कंपोनेंट हमारा कम हो जाता है। हमने मान लिया कि बाद में रिएक्टिव कंपोनेंट ये हो गया KVAR1 हो गया, R1 यहाँ से यहाँ तक है, KVAR2 यहाँ से यहाँ तक है, यानी एक्टिव कंपोनेंट रिमेन सेम रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट।
जो हमारा BC है, यहाँ पर BC जो लीडिंग, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो लीडिंग जो हमारा kVAR है वो किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है, वही इक्विपमेंट जो फेज एडवांसर, स्टैटिक कैपेसिटर है या ना सिंक्रोनस कंडेंसर है, इसकी वजह से सप्लाई फ्लो कराया जाता है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC माइनस AB, AC BC इज इक्वल टू AC माइनस AB। सिंपलाइज AC क्या है, AC हमारी पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के पहले की रिएक्टिव पावर है kVAR1, kVAR1। AB क्या है, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के बाद की रिएक्टिव पावर kVAR2 माइनस kVAR2। अब और कर सकते हैं, जो हमारी रिएक्टिव पावर होती है, पिछले वीडियो में कहा था, रिएक्टिव पावर जो हमारी होती है वो एक्टिव पावर अपॉन, और उसका अगर हम कॉस इंटू साइन, ये पिछली वीडियो में पढ़ा था, एक्टिव पावर इंटू tan थीटा जो हमारी होती है वो रिएक्टिव पावर होती है। वही kVAR1 क्या होगा, जो हमारी रिएक्टिव पावर सेम रह रही है, तो kW अपॉन, यहाँ पर सीधा लिख देते हैं kW इंटू tan⁵1, पहली की जो है tan⁵1 माइनस kW इंटू tan⁵2, जैसे kW को कॉमन ले लेते हैं, रिएक्टिव पावर है tan⁵1 माइनस tan⁵2, यहाँ से जो हमारा BC है वो इस BC निकल आएगा। ये अभी हमने 3 मेथड पढ़े हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के, आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे।